अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में बैक्टीरियल एंड वायरल जेनेटिक्स को डिस्कस किया था। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन वगैरह डिस्कस की थी। तो आज हम कंजुगेशन की डिटेल फॉर्म पढ़ेंगे। पहले कंजुगेशन बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स में होती है, F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव सेल्स। HFR सेल्स और हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स इन्हें कहते हैं। थर्ड वन इसमें आएगा, हमने जो भी पढ़ना है, F प्राइम सेल्स। ये 3 टाइप्स हमने आज डिस्कस करनी है कि कंजुगेशन में 3 टाइप के सेल्स किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरह ये कंजुगेशन को कैरी आउट करते हैं। तो आप लोगों को पिक्चर नज़र आ रही होगी, इसमें दो जो बैक्टीरिया हैं उनके दरमियान एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना हुआ है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये रेड कलर की लाइन सी है। तो ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है। एक दफ़ा बहुत ये क्लोज आ जाते हैं तब भी बन जाता है। अगर ये बैक्टीरिया फार अपार्ट हो तो भी ये ब्रिज क्रिएट हो जाता है। और ये ब्रिज फॉर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रिएट होता है दो बैक्टीरिया के दरमियान ड्यूरिंग कंजुगेशन। ये हम पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स कौन से हैं कंजुगेशन में जो अपना पार्ट प्ले करते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है बेटा F पॉजिटिव सेल्स। F पॉजिटिव सेल्स कंजुगेशन के लिए एक सेल से दूसरे सेल में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने के लिए सेल्स के अंदर एक फर्टिलिटी फैक्टर की प्रेजेंस ज़रूरी होती है। इन डोनर सेल्स के अंदर कंजुगेशन का जो एक प्रोसेस है ये डिपेंड करता है फर्टिलिटी फैक्टर, या जिसे F फैक्टर कहते हैं। जो F पॉजिटिव और F नेगेटिव मैं बोल रहा हूँ, ये फर्टिलिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है F। सो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, इसको फर्टिलिटी बोलूँगा। तो फर्टिलिटी फैक्टर डोनर सेल्स में प्रेजेंट होना चाहिए, रेसिपिएंट सेल में ये एब्सेंट होगा तो ये दोनों सेल्स आपस में कंजुगेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। क्योंकि डोनर सेल्स को इसी वजह से फर्टिलिटी फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से F पॉजिटिव सेल्स कहते हैं, और रेसिपिएंट सेल्स को ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर F फैक्टर हम उन्हें F नेगेटिव सेल्स कहते हैं। तो ये F पॉजिटिव सेल्स वो सेल होंगे जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा और वो डोनर सेल कहलाएंगे, और F नेगेटिव सेल्स जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होगा उन्हें हम F नेगेटिव सेल्स कहते होते हैं। तो ये कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। तो फर्टिलिटी फैक्टर कंटेंस, जो फर्टिलिटी फैक्टर होता है जिन सेल्स में फर्टिलिटी फैक्टर होगा यानी कि F पॉजिटिव सेल्स, दे कंटेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उनमें रेप्लिकेशन का ओरिजिन मौजूद होता है और साथ ही उसके रिक्वायर्ड जीन्स कुछ मौजूद होते हैं, जो जीन्स उसे अलाउ करते हैं कि वो उसमें जीन प्रेजेंट होते हैं जो उसे अलाउ करते हैं कि वो उसको कंडक्ट करवा सके, ये कंजुगेशन के प्रोसेस को ट्रिगर करवा सके, स्टार्ट करवा सके। तो अगर वो जीन्स प्रेजेंट नहीं है तो ये कंजुगेशन का प्रोसेस कैरी आउट नहीं होता। जब ये प्रेजेंट होंगे तो ही ये कंजुगेशन का प्रोसेस कैरी आउट होगा। ठीक है, तो जीन्स की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट इसमें बेटा F पॉजिटिव और F नेगेटिव सेल्स की एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, F कंटेंस फर्टिलिटी फैक्टर, ये पहले बता चुका हूँ। फॉर्म्स द सेक्स पाइलस एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो भी मैं थोड़ी देर पहले आपको पिक्चर में दिखा चुका हूँ कि दो सेल्स के दरमियान एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्रिएट होता है जिसके थ्रू जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल, वो एक्सचेंज होगा। सो F पॉजिटिव सेल से ये क्रिएट होगा और F नेगेटिव सेल से ये जाके कनेक्ट होगा। इन दोनों के दरमियान ये जो एक्सटेंशन होगी सेल मेम्ब्रेन की, ये रूट प्रोवाइड करेगी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम F पॉजिटिव सेल जिनमें फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट होगा टू द डोनर सेल F नेगेटिव सेल जिनके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट होगा। और ये जो है मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली ये जो पाइलस है ये एक्सटेंड होता है और फ्रॉम द पॉजिटिव सेल कनेक्ट करता है रिसेप्टर सेल्स के साथ। तो F फैक्टर जो है सेपरेट करता है और ये दो सेल्स को आपस में डिफरेंशिएट करवाता है कि इसमें कौन सा सेल इसमें से डोनर है, कौन सा रिसिपिएंट है। सो नेक्स्ट पिक्चर में आपको मैं इसकी ज़रा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, वहाँ ज़रा ध्यान से आप समझिएगा। अपकमिंग पिक्चर जो आ रही है, पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा बेटा, सबसे पहले बेटा ये 2 सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको।
इसमें एफ पॉजिटिव सेल्स डोनर सेल जिनके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट है, मोस्ट कॉमनली उनके प्लाज्मिड में ये फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जबकि ये प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर वाला एब्सेंट है दूसरे सेल के अंदर। अब ये फर्स्ट फेज़ है कि दोनों जो हैं बैक्टीरिया डोनर और रिसिपिएंट सेल्स इनके दरमियान साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्रिएट होना कई दफ़ा ये दोनों बहुत करीब आते हैं या उस एरिया के अंदर आते हैं जहाँ तक ये सेक्स पाइलस जो है या उनका जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्रिएट हो सकता है जिस लेंथ तक, उस रेंज में जब दोनों सेल्स मौजूद होते हैं तो आपस में इन दोनों में लिंक क्रिएट होगा, जैसे आपको नेक्स्ट पिक्चर में नज़र आ रहा है। जब ये लिंक क्रिएट हो जाएगा तो ये दोनों आपस में कनेक्ट होने के बाद जो उनका है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, ये जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होगे कि अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो एफ पॉजिटिव सेल्स हैं जिनमें के प्लाज्मिड के अंदर मौजूद है, फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है, उस फर्टिलिटी फैक्टर वाले सेल्स के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पर्पज़ क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उस प्लाज्मिड के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस ट्रिगर करता है और उस पॉइंट से वो प्लाज्मिड कट होता है और मूव करता है टूवर्ड्स द रिसिपिएंट सेल्स, फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट सेल। जैसे आपको नीचे फ्रेज नज़र आ रही है कि 1 DNA स्ट्रैंड ऑफ एफ फैक्टर इज़ निक्ड एट एन ओरिजिन एंड सेपरेट। तो इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है जो उसके पर्टिकुलर जीन्स कंट्रोल करते हैं, उस पॉइंट से जहाँ से वो ब्रेक होता है और एप्लीकेशन करता है, और उसी पॉइंट से ये जीन ट्रांसफ़र होता है टूवर्ड्स द डोनर सेल। ये उसका एक स्पेसिफिक मैकेनिज़्म है। तो ये फर्टिलिटी फैक्टर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एडिशनल चीज़ है कि अगर उसमें ये ओरिजिन पॉइंट नहीं होगा तो वो जो फर्टिलिटी फैक्टर वो जो सेल है डोनर सेल वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता, वो अपने DNA को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। तो ये फर्टिलिटी फैक्टर होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का पॉइंट मौजूद होता है जहाँ से वो DNA का पोर्शन ब्रेक डाउन होता है। सर्कुलर DNA जो प्लाज्मिड की फॉर्म में मौजूद है वो वहाँ से ब्रेक डाउन होता है और दूसरे सेल के अंदर उसका वो पोर्शन मूव करता है और वहाँ जाके वो जो रेप्लिकेटेड पोर्शन है वो उस सेल के अंदर अपना नई कॉपी क्रिएट करता है। सो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, नीचे पॉइंट में रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ऑन द एफ फैक्टर रिप्लेसिंग द निक्ड स्ट्रैंड। जो नया रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, जो उसमें से स्ट्रैंड नया बनेगा वो मूव करेगा उसका द 5 एंड ऑफ द निक DNA पासेस इनटू द रिसिपिएंट सेल। ठीक है, तो जहाँ से निक होगी ब्रेक डाउन, निक मीन्स ब्रेक डाउन होगी, और उस ब्रेक डाउन के लिए एक पर्टिकुलर ओरिजिन पॉइंट था, वहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद न्यू रेप्लिकेटेड जो DNA है वो उसका 5 एंड जो होगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो मूव करेगा रिसिपिएंट सेल के अंदर जाके एंटर होगा और उसके बाद फर्दर आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगा। जैसे आपको नेक्स्ट पिक्चर में अब नज़र आ रहा है डी में कि एफ पॉजिटिव फैक्टर जो है उसने ट्रांसफ़र होने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंड मूव करेगा वो ओ सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट करेगा। सिंगल स्ट्रैंड उसका जो मूव करके इधर आया है वो ओ सेल के अंदर जाके रेप्लिकेट करके अपना दूसरा स्ट्रैंड क्रिएट कर लेगा और इससे उसका जो डबल स्ट्रैंडेड कॉपी है वो क्रिएट हो जाएगी एफ प्लाज्मिड की। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले ये जो सेल था एफ नेगेटिव सेल, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड मौजूद नहीं था, लेकिन एफ पॉजिटिव सेल से फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड का कुछ सेगमेंट जो है रेप्लिकेट होने के बाद मूव किया और यहाँ पे आके उसने अपनी दूसरी कॉपी बना के सर्कुलर कॉपी DNA कॉपी कंप्लीट करने के बाद एक न्यू प्लाज्मिड क्रिएट कर दिया। तो अब दोनों सेल्स क्या हो जाएंगे, एफ पॉजिटिव सेल्स हो, क्योंकि दोनों में फर्टिलिटी फैक्टर आ गया। शुरू में जब हम देखते हैं कि डोनर सेल था उसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर था, रिसिपिएंट के अंदर नहीं था। ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर वाला जो प्लाज्मिड है, ट्रांसफ़र ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर फ्रॉम वन सेल डोनर सेल टू द रिसिपिएंट सेल makes the recipient cell F positive cell or cell which contain a fertility factor। तो ये थोड़ा सा चेंज आ गया कि पॉजिटिव सेल नेगेटिव सेल कन्वर्ट हो गया किस में पॉजिटिव भी, क्योंकि उसके अंदर एडिशन हो गई है किसकी, प्लाज्मिड की, विच कंटेन फर्टिलिटी फैक्टर। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बेटा इसके बाद आता है कॉन्जुगेशन
का एक जो सेकंड टाइप थी हाई फ्रीक्वेंसी सेल। हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स होते क्या हैं, इनमें और एफ पॉजिटिव सेल्स में और एफ नेगेटिव सेल्स में डिफरेंस क्या होगा, आप ये देखना हमने इसमें। सबसे पहले इसकी कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, फिर आपको डायग्राम से उसको समझा दूंगा। हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स आर बेसिकली सेल विच कंटेन अ फर्टिलिटी फैक्टर। ठीक है, बेसिकली होंगे कि उसमें फर्टिलिटी फैक्टर होगा। एफ पॉजिटिव सेल दैट हैज़ अ एफ फैक्टर इनकॉर्पोरेट इनटू द क्रोमोसोम। फर्टिलिटी फैक्टर जो होगा उस सेल का। अब सेकंड फेज इसकी क्या आती है कि वो सेल जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है उसे हम एफ पॉजिटिव सेल कहते हैं, लेकिन उसे हम हाई फ्रीक्वेंसी सेल कब कहेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी सेल वो तब बनेगा जब उसका जो एफ फैक्टर है, फर्टिलिटी फैक्टर है, वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके ओरिजिनल क्रोमोसोम के अंदर। बेसिकली ये फर्टिलिटी फैक्टर उसके प्लाज्मिड के अंदर होता है, और प्लाज्मिड और जो क्रोमोसोम है ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। उनके ज्वाइन होने से जो कंबाइन प्लाज्मिड और क्रोमोसोम का कंबाइन जेनेटिक मेकअप बनता है, उसके अंदर क्योंकि फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद होता है, और उसमें जैसे फर्टिलिटी फैक्टर में बताया था कि उसको डोनेट करने के लिए उसके अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होता है, जहाँ से वो डीएनए ब्रेक करता है और वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र करता है। सो हाई फ्रीक्वेंसी सेल कन्वर्ट होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों प्लाज्मिड और क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन प्लाज्मिड वो वाला जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होगा तो हाई फ्रीक्वेंसी सेल बनेगा। अगर ऐसा प्लाज्मिड मौजूद है जिसके अंदर ओरिजिन पॉइंट नहीं मौजूद और वो फर्टिलिटी फैक्टर कंटेन नहीं कर रहा, वो ट्रांसफ़र करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता, वो पहली बात है इनकॉर्पोरेट नहीं होगा। अगर वो इनकॉर्पोरेट हो भी जाता है तो हाई फ्रीक्वेंसी सेल नहीं बनाएगा। सो हाई फ्रीक्वेंसी सेल उसी वक्त बनेगा जब प्लाज्मिड जो है जिसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है वो इनकॉर्पोरेट करेगा क्रोमोसोम के साथ, ओरिजिनल क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब उसके बाद ये सेम मैकेनिज़्म होगा कि अब वो एफ फैक्टर उसकी उसमें मौजूद है, तो वहाँ से जब वो ब्रेक आउट ओरिजिन पॉइंट से जब वो रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, तो फर्स्ट जो एग्जांपल थी एफ पॉजिटिव सेल वाली, उसमें सिर्फ प्लाज्मिड मूव करता है होस्ट सेल के अंदर या रिसिपिएंट सेल के अंदर। तो अब इसमें ये होगा कि डोनर से जब वो रिसिपिएंट सेल की तरफ जेनेटिक मटेरियल मूव कर रहा होगा, तो कुछ पार्ट क्रोमोसोम का, सम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि दोनों फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड और क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो चुके हैं, तो जाते हुए वो जब से डिटैच होगा तो अपने साथ क्रोमोसोम का कुछ पार्ट लेके जाएगा। सो इसलिए इसे हाई फ्रिक्वेंसी सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लाज्मिड मूव नहीं करता बल्कि क्रोमोसोम का भी कुछ पोर्शन मूव करता है। जो दूसरा सेल है उसका दूसरा जो बैक्टीरियम सेल है या डोनर सेल है उसके अंदर। सो क्रोमोसोम की मूवमेंट जो होगी वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी। तो इस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर कंजुगेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, कि उसका कितना पोर्शन जाएगा, डीएनए का कितना पोर्शन ट्रांसफ़र होता है, कितनी लेंथ का, उस वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द टाइम लेंथ ऑफ द कॉन्टैक्ट, कितनी देर तक वो दो जो कंजुगेशन का प्रोसेस में दोनों सेल इन कॉन्टैक्ट रहते हैं। डोनर डीएनए मेड इनटू डबल स्ट्रैंड, जो डोनर डीएनए है वो रिसिपिएंट सेल के अंदर जाके डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के बाद वो क्रॉसिंग ओवर करता है उसके होमोलोगस रीजन से, यानी कि जो उससे मिलता जुलता रीजन होता है, जो डीएनए इनकॉर्पोरेट नहीं होता उसको डिग्रेड कर दिया जाता है, जैसे मैंने शुरू में जनरल एग्जांपल में पढ़ा था। तो रिसिपिएंट जो होगा एफ पॉजिटिव सेल वाला, recipient is not usually converted to F positive since the F factor is nicked in the middle। जो उसका होगा F factor वो उससे recipient जो होता है कई दफ़ा इसमें F positive में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि जो DNA का मटेरियल एक्सचेंज होने के बाद जो प्लाज्मिड वाला पोर्शन है वो निक्ट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद वो डिग्रेड हो जाता है, उसकी वो रिमूवल हो जाती है। पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपको इससे सिंगल सेल नज़र आ रहा है, फर्स्ट स्टेप होगा एफ पॉजिटिव सेल के अंदर ही जो कुछ भी होगा, तो एफ पॉजिटिव सेल जो होगा वो कन्वर्ट होता है किसमें, हाई फ्रीक्वेंसी सेल में। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि एफ फैक्टर प्लाज्मिड में मौजूद है, एफ फैक्टर प्लाज्मिड में मौजूद है, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी उसमें मौजूद है। दो चीज़ें, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियल क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान बैक्टीरियल क्रोमोसोम और एफ फैक्टर के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में
दोनों एक दूसरे से इनकॉर्पोरेट कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर जाएंगे, तो ये जो सेल होगा ये क्या कहलाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी सेल कहलाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी सेल, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एफ पॉजिटिव सेल कन्वर्ट होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी में जब उनका प्लाज्मिड ज्वाइन कर जाता है, इनकॉर्पोरेट कर जाता है उनके अपने क्रोमोसोम के साथ। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, जब हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स उसमें एफ फैक्टर मौजूद है, तो आगे कॉन्जुगेशन का प्रोसेस कैसे रन होता है। हाई फ्रीक्वेंसी सेल हमेशा एफ नेगेटिव सेल्स के साथ, रिसिपिएंट सेल्स के साथ जिनके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद नहीं है के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे। तो सेकंड पिक्चर में आप देखिएगा, जब दोनों सेल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे दोनों, तो उनके दरमियान वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्रिएट होगा, और जहाँ पे इसका फर्टिलिटी फैक्टर मौजूद है वो फर्टिलिटी फैक्टर अपने वहाँ से वो निक करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और उसका 5 एंड एंटर होता है रिसिपिएंट के अंदर। रिसिपिएंट सेल्स में जाते हुए जब रिसिपिएंट सेल में वो फर्टिलिटी फैक्टर जा रहा होता है तो अपने साथ डीएनए का, ये जैसे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन और ये ब्लू पोर्शन जो है, ग्रीन एक जीन को शो किया जा रहा है कि यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप का जीन है, ठीक है, तो ये साथ ट्रांसफ़र हो जाता है इनटू द रिसिपिएंट सेल। अब रिसिपिएंट सेल में जब जाता है तो उसके साथ क्रोमोसोम का कुछ पोर्शन आ चुका है, ये रिसिपिएंट सेल में जाएगा, जो पोर्शन रिसिपिएंट सेल में ये वाला जो मूव करके आ रहा है ये जहाँ जाके रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करने के बाद ये अपना डबल स्ट्रैंड बनाएगा। डबल स्ट्रैंड जब बन जाएगा तो डबल स्ट्रैंड में से जो पोर्शन उसके डीएनए का होमोलोगस है, कम्प्लीमेंट्री है, यानी कि ये ब्लैक और ग्रीन ये एक दूसरे के होमोलोगस हैं, तो वो ट्रांसफ़र होके आया है किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी सेल के प्लाज्मिड के साथ डीएनए का मटेरियल मूव करके आया है, और यहाँ पे आके क्रॉसिंग ओवर का इवेंट होगा और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, सिमिलर टाइप के जीन्स एक्सचेंज हो जाएंगे या डीएनए का सिमिलर मिलता जुलता पोर्शन एक्सचेंज हो जाएगा, तो नया कम्बिनेशन क्रिएट हो। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे वो क्या होंगे, जो एक्स्ट्रा HRF सेल ऑलरेडी, HFR सेल ऑलरेडी मौजूद हैं, जो एक्स्ट्रा डीएनए है वो डिग्रेड हो जाएगा, और जो सेल होगा वो उसमें मटेरियल जो न्यू डीएनए इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो एफ नेगेटिव सेल ही रहेगा, क्योंकि इसमें फर्टिलिटी फैक्टर वाला जो डीएनए है वो क्रोमोसोम वो डिग्रेड हो चुका था। लीनियर क्रोमोसोम इज डिग्रेडेड अलॉन्ग विद द प्लाज्मिड, या फर्टिलिटी फैक्टर के साथ वो डिग्रेड होने की वजह से ये एफ नेगेटिव सेल में ही रहेगा। जैसे मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ कि HFR सेल्स के अंदर जब कॉन्जुगेशन होती है तो एफ नेगेटिव सेल्स के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर नहीं आता, वाइल इससे पहले जो हमने पढ़ा था एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव सेल्स, उसमें जब फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफ़र होता है एफ नेगेटिव सेल में तो वो उसे एफ नेगेटिव सेल को एफ पॉजिटिव सेल में कन्वर्ट कर देता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं एफ प्राइम की तरफ। एफ प्राइम क्या होगा, एफ प्राइम सेल्स क्या है, उनका क्या इंपॉर्टेंस, इनका क्या डिफरेंस है उनसे। तो एफ फैक्टर एक्साइज्ड आउट ऑफ द क्रोमोसोम इन हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि जो सबसे पहले इसमें हाई फ्रीक्वेंसी जो क्रोमोसोम है उसमें से जो है उसी सेल के अंदर विद इन द सेम सेल पहले उनके दरमियान इनकॉर्पोरेशन होती है, दोनों प्लाज्मिड और क्रोमोसोम ज्वाइन करते हैं जैसे हमने पीछे पढ़ा था, तो हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स बनते हैं, और फिर उसी सेल के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी सेल के अंदर प्लाज्मिड दोबारा से सेपरेट हो जाता है, ठीक है, वो क्रोमोसोम से दोबारा अलहदा होता है, लेकिन अलहदा होते हुए क्रोमोसोम का कुछ पार्ट अपने साथ मूव करवा लेता है। सो जो प्लाज्मिड होता है इसमें एफ प्राइम सेल्स में वो हाई फ्रीक्वेंसी सेल से कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट होने के दौरान, रिमूव होने के, एक्साइज होने के दौरान या रिमूव होने के दौरान क्रोमोसोम का कुछ पार्ट अपने साथ एक्साइज करके ले जाता है, पिक करके ले जाता है। सो एफ प्लाज्मिड या एफ प्राइम प्लाज्मिड जो होंगे दे कंटेन फर्टिलिटी फैक्टर एंड सम पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, इट कैन बी वन जीन और मल्टीपल जीन्स, तो वो ज़्यादा जीन्स भी हो सकते हैं, थोड़े जीन्स भी हो सकते हैं, वो सेपरेट होगा, पिक्चर से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये फिर एफ नेगेटिव में मूव करता है और उसके साथ अपना एक कॉन्जुगेशन क्रिएट करता है। तो उसके स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपको नज़र आ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी सेल। अब हाई फ्रीक्वेंसी सेल सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, इसमें दोबारा से हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स के जो प्लाज्मिड और डीएनए है ये एक दूसरे से क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होगी, और हाई फ्रीक्वेंसी क्रोमोसोम के अंदर जो एक प्लाज्मिड इनकॉर्पोरेट किया हुआ था वो सेपरेट होगा, ठीक है। सेपरेट होने से क्या होगा, व्हेन एफ फैक्टर एक्साइज फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इट में कैरी सम बैक्टीरियल जीन्स, तो एक्साइज होने के दौरान वो कुछ बैक्टीरियल जीन्स को अपने साथ लेके चला जाता है। यहाँ पे आपको ब्लू कलर में शायद नज़र आ रहा होगा कि उसमें वो उसको मटेरियल को लेके चल रहा है, ठीक है। ये फिर एफ नेगेटिव में मूव करता है और उसके साथ अपना एक कॉन्जुगेशन क्रिएट करता है। तो उसके स्टेप से स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपको नज़र आ रहा है हाई फ्रीक्वेंसी सेल। अब हाई फ्रीक्वेंसी सेल सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, इसमें दोबारा से हाई फ्रीक्वेंसी सेल्स के जो प्लाज्मिड और
ओके, पिक्चर थोड़ी मैंने और क्लियर कर दी इसको। तो आपको यहाँ पे एक पर्पल कलर नज़र आ रहा होगा, एक ब्लू कलर और एक रेड नज़र आ रहा होगा। ये पर्पल कलर रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली उन जीन्स, सेट ऑफ जीन्स को जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम से सेपरेट होके प्लाज्मिड के साथ मूव किए हैं फ्रॉम हाई फ्रीक्वेंसी सेल। सो इससे जो प्लाज्मिड जिसके अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पोर्शन आ जाएगा, जो उसका मेजर क्रोमोसोम है उसका पोर्शन जब आ जाता है जिस प्लाज्मिड के अंदर, वो एफ प्राइम सेल्स कहलाते हैं। आगे फर्दर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस सिमिलर होगा जैसे एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव में होता है। तो सेल्स जो रिसिपिएंट सेल है एफ नेगेटिव सेल, वो उसके साथ अपनी कॉन्जुगेशन के लिए साइटोप्लाज्मिक जो ब्रिज है वो क्रिएट करेगा। अब साइटोप्लाज्मिक ब्रिज क्रिएट होने के बाद जो एफ प्राइम सेल का जो फर्टिलिटी फैक्टर वाला पोर्शन है वो मूव करता है किसके अंदर, जो उसका पेरेंट जो रिसिपिएंट सेल है उसके अंदर। और साथ क्योंकि उसके डीएनए का कुछ पोर्शन मौजूद है, कुछ सेट ऑफ जीन्स मौजूद हैं, तो वो भी उस प्लाज्मिड के साथ रिसिपिएंट सेल के अंदर चले जाते हैं। जब रिसिपिएंट सेल के अंदर जाते हैं तो रिसिपिएंट सेल के प्लाज्मिड का वो पोर्शन बन जाते हैं। वहाँ पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्सचेंज कर सकता है मटेरियल या नहीं कर सकता, वो आगे है। लेकिन ये होगा कि वो उसकी कॉपी क्रिएट करेगा और कॉपी क्रिएट करने से उसमें प्लाज्मिड जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड जब उसमें जाएगा तो अपने साथ वो जीन लेके जा चुका। अब उसके प्लाज्मिड में एबिलिटी है वो, जैसे मैं यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि लैक जीन को लेके चला गया है। वो एक पर्टिकुलर टाइप का जीन था जो हाई फ्रिक्वेंसी सेल में से मूव किया है और एफ नेगेटिव सेल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर गया उसके प्लाज्मिड के अंदर। तो नई टाइप के वो उसके अंदर प्रोडक्ट बना सकता है। अगर इन दोनों के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होगी इस जीन की, अगर ये दोबारा इनकॉर्पोरेट करता है उसके बैक्टीरियल क्रोमोसोम के दरमियान या उसके मिलते हुए पोर्शन के दरमियान इनकॉर्पोरेट करेगा, तो ये उसके डीएनए का पार्ट भी बन सकता है। तो यहाँ तक कॉन्जुगेशन की 3 डिफरेंट टाइप्स को मैंने आपसे डिस्कस किया है। क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे बेटा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, इकोलाई हैज़ एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म है के तौर पे रिप्रेजेंट होता है फॉर जेनेटिक स्टडीज़। सो मैनी स्ट्रेन्स आर ए वायरोलेंट। मोस्टली जो इकोलाई के स्ट्रेन्स हैं वो हार्मफुल नहीं होते, उनमें वायरोलेंस नहीं होती, वो डैमेज नहीं कर सकते, स्मॉल होते हैं, रैपिड रिप्रोडक्शन है। इस वजह से इनको एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म के तौर पे स्टडी में लिया जाता है। मॉडल ऑर्गेनिज्म से मुराद ये है कि स्टडी के लिए जो ऑर्गेनिज्म को स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं उन ऑर्गेनिज्म में से। इजी टू कल्चर है, बहुत इजीली से कल्चर किया जा सकता है। जीनोम जो होती है इसकी सिंगल क्रोमोसोम है और ये हैप्लाइड होने की वजह से इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्मॉल जीनोम है, 4.5 मिलियन बेस पेयर्स, और जीन्स इसके अंदर तकरीबन 4000 के करीब होते हैं। तो ये कुछ उसकी डिटेल यहाँ पे मौजूद है इस पिक्चर के अंदर। बहुत स्मॉल है, स्मॉल जीनोम है, उसमें बहुत सारे म्यूटेंट्स अवेलेबल हैं। इसके जीनोम का साइज़ वगैरह, जीनोम इसका सीक्वेंस 1997 में कंप्लीट कर ली गई थी। कंप्लीट सीक्वेंस का मौजूद है, कौन कौन से जीन्स इसमें पाए जाते हैं, क्या कौन कौन से बेस पेयर्स हैं, ठीक है। तो इसके 8% जो जीन्स हैं इसमें इकोलाई के अंदर ह्यूमन के 8% जीन के साथ मैच करते हैं, कॉमन है, बिल्कुल सिमिलर करेक्टर रखते हैं, सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं जो इसमें मौजूद है और ह्यूमन में मौजूद है। सो इस वजह से भी ये बेनिफिशियल है इसको थोड़ा स्टडी करना और बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ इसको कंपेयर करना। जीनोम स्टडीज़ को इसलिए भी किया जाता है कि उनके अंदर कौन कौन से जीन्स हैं और बाकी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जीन्स पाए जाते हैं तो क्या वो सिमिलर कोडिंग के साथ हैं, उनकी प्रोडक्ट सेम प्रोड्यूस होती हैं, तो इनको आपस में कंपेरेटिव स्टडीज़ में भी लिया जाता है। नेक्स्ट जो आज का हमारा लास्ट पोर्शन है, 5 मिनट्स लूँगा आपके और। तो इसमें वायरल जेनेटिक्स हमने डिस्कस करनी थी, तो चैप्टर हमारा कोशिश करता हूँ आज कंक्लूड हो जाए। वायरल जेनेटिक्स, बैक्टीरियल जेनेटिक्स हम पढ़ चुके हैं, उसके मॉडल ऑर्गेनिज्म भी डिस्कस कर चुके हैं और वो किस तरह रेप्लिकेट करते हैं। वायरल जेनेटिक्स में आ जाता है कि वो ये किस तरह करते हैं। वायरसेस कैन बी RNA बेस्ड और DNA बेस्ड। RNA बेस्ड हो सकते हैं, उनमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड होंगे दोनों ही। DNA क्योंकि डबल स्टैंडर्ड ही होता है, लेकिन RNA जो होंगे वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड होते हैं। RNA बेस्ड वायरसेस जो होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो या DNA होगा या वायरसेस का या RNA बेस करेगा। इसको आगे हम डिफरेंसेस को पढ़ते हैं। वायरसेस का एक और करेक्टर है कि दे कांट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन, वो खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। सो दे रिक्वायर्ड अ मशीनरी, उन्हें मशीनरी चाहिए।
वो मशीनरी या तो अगर वो बैक्टीरिया पे किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं तो उसके सेल को एज अ मशीनरी के तौर पे यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो वायरसेस होते हैं ये वायरलेंट होते हैं, डैमेजिंग होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस जैसे हैं वायरल पार्टिकल्स हैं, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उसकी मशीनरी को यूज़ करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। और जब वो रिप्रोड्यूस कर चुकते हैं तो वो उस सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं और उसमें से मूव करके आ जाते हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो होता है, ये इनकी रेप्लिकेशन का, इसको हम आगे पढ़ते हैं ये कौन सा है। सो दो तरह के साइकिल्स हैं बैक्टीरियोफेजेस, जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने वाले जो वायरसेस हैं उसके दो वे से वो अटैक करता है। एक उसमें लाइटिक साइकिल है और एक लाइसोजेनिक साइकिल है। तो लाइटिक साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो वायरसेस अटैक करते हैं दे आर वायरुलेंट फेजेस। ये हार्मफुल होते हैं, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑर्गेनिज्म को, और ये ड्यूरिंग देयर रेप्लिकेशन प्रोसेस ऑर्गेनिज्म की मशीनरी को यूज़ करेंगे और उसके अपनी कॉपीज क्रिएट करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। Viral DNA is injected into host cell where it replicates, transcribe and translate into more phages। एक वायरस अटैक करता है एक सेल के अंदर और उस सेल की मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने DNA या RNA के हेल्प से वो उसके अंदर रेप्लिकेट करते हैं अपने जेनेटिक मटेरियल को, फिर उसके बाद ट्रांसक्राइब करवाते हैं उस जेनेटिक मटेरियल को और उससे अपने प्रोटीन्स को ट्रांसलेट करके अपने प्रोटीन कोर्स कंप्लीट करने के बाद मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं उस वायरस की उस बैक्टीरियल सेल के अंदर से मूव करती हैं। मैं भी आपको साइकिल दिखाता हूँ। इसके बाद वो सेल ब्रस्ट हो जाता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है, वायरस अपनी ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है, तो वो उस सेल को ब्रस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करके वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और नेक्स्ट बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपको सामने एक नज़र आ रहा होगा पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम, ये कैसे होता है पूरा लाइटिक साइकिल। सबसे पहले नंबर 1 यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि बैक्टीरियोफेजेस जो हैं वो या फेज वायरसेस जो हैं वो अटैच होते हैं बैक्टीरियल सेल के साथ। ये अटैचमेंट उसने क्रिएट की। सेकंड स्टेप में आफ्टर अटैचमेंट बैक्टीरियोफेज अपना जो डीएनए है, अगर वो डीएनए बेस्ड है तो वो अपना डीएनए मटेरियल, अगर वो आरएनए है तो आरएनए अपना रिलीज़ करवाएगा किसके अंदर, उसके सेल के अंदर उसे रिलीज़ करवा देगा। जैसे ही वो डीएनए या आरएनए सेल के अंदर जाएगा तो वो वहाँ जाके उस सेल के डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ताकि वो खुद से उसका डीएनए कंट्रोल कर सके उसके सेल को और उसके सेल से अपना जो है बाकी जो मैकेनिज्म उसको कंप्लीट कर पाए। अगर वो डीएनए को ब्रेक नहीं करता तो वो कंप्लीट कंट्रोल में नहीं ला सकता जो फेज वायरस का डीएनए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाके उसे डाइजेस्ट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। अब वो अपनी कॉपीज़ बनाता है। फोर्थ फेज ये होती है कि वो अपनी कॉपीज़ क्रिएट करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉपीज़ क्रिएट करेगा और उन कॉपीज़ को क्रिएट करने के बाद वो उस डीएनए की उस बैक्टीरियल सेल की मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने जो इंफॉर्मेशन है मैसेंजर आरएनए क्रिएट करेगा उससे, और उन मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेट करके वो अपनी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपको इस पिक्चर नंबर 5 में नज़र आ रहा है कि डीएनए 4 में डीएनए थे, वो डीएनए मॉलिक्यूल्स ने अपनी रिस्पेक्टेड प्रोटीन्स क्रिएट की हैं और उन प्रोटीन्स के अंदर वो अपने डीएनए को के जो कॉपीज़ हैं उनको इनक्लोज करता जाएगा। जब ये कंप्लीट कर लेगा अपना साइकिल, assembly of new phage is complete, the phage encoded enzyme causes the cells to lyse। जब वो अपनी कंप्लीट कर लेता है असेंबली, वो अपने सारे के सारे फेजेस कंप्लीट कर लेता है तो उसका अपना जो फेज इनकोडेड एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, सेल को वॉल को ब्रस्ट करते हैं, बैक्टीरियल सेल को मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करने के बाद वो रिलीज़ हो जाते हैं सराउंडिंग एनवायरनमेंट में और सेल डेड हो जाता है बैक्टीरियल सेल, वाइल न्यू वायरस की एक आर्मी जो है उस सेल में से बाहर निकलती है और नेक्स्ट सेल्स की तरफ वो अटैक करना शुरू कर देती है। तो इस तरह ये सेल चलता रहता है लाइटिक साइकिल। न्यू फेज वायरस अटैक करते रहते हैं, नए सेल्स को डैमेज करते हैं, नई कॉपीज बनाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जो अनस्टॉपेबल है और ये डैमेजिंग इफेक्ट काज करता है। इसलिए इसे, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाइटिक साइकिल कहते हैं। और वायरसेस जो इसमें अटैक करने वाले हैं उन्हें वायरुलेंट कहते हैं। दे आर हार्मफुल फॉर द बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेजेस जो होंगे ये वाले, ये वायरुलेंट होंगे, ये हार्मफुल होंगे। उसके बाद आगे मूव करते हैं। जो सेकंड है इसमें लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल बेसिकली इसमें टेम्परेट फेजेस होते हैं
और टेम्परेट फेजेस जो होते हैं ये लाइटिक साइकिल में इंटर नहीं होते, बल्कि ये लाइसोजेनिक साइकिल में इंटर होते हैं। और लाइसोजेनिक जो साइकिल होगा इस, क्योंकि लाइटिक साइकिल में अगर ये फेजेस इंटर हो जाएंगे तो वो सेल की ब्रेक डाउन कर देंगे। लाइसोजेनिक सेल में बैक्टीरियल सेल जो है वो डैमेज नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, बट इसमें कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल के है अंदर जो फेज डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है, इंटीग्रेट कर जाता है या यूनाइट कर जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ यूनाइट कर जाता है, उसको की डाइजेशन नहीं करता और उसका पार्ट बन जाता है और उसके साथ रहता है इनएक्टिव के तौर पे प्रोफेज, इनएक्टिव होके प्रोफेज के तौर पे रहता है। वो प्रोफेज रेप्लिकेट करता है जब भी बैक्टीरियल सेल, तो उसके साथ वो भी रेप्लिकेट करता है और नेक्स्ट प्रोजनी में वो पास आउट करता है, अनलेस के वो ये बैक्टीरिया डिवाइड ना करे। फेज डीएनए जैसे मैं बता चुका हूँ कि इनकॉर्पोरेट होगा होस्ट सेल की जीनोम के अंदर और प्रोफेज बन जाएगा, इनएक्टिव जो वायरस होगा के जीनोम होगा, और जब सेल रेप्लिकेट करेंगे तो नेक्स्ट प्रोजनी में जाएगा। और साथ ही अपना जो नया उसने जीनोम एंटर किया हुआ है उसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर, उसके साथ जब बैक्टीरिया ट्रांसक्राइब करता है तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के दौरान ये बैक्टीरियल जो जीनोम है ये भी ट्रांसक्राइब होता है और ट्रांसलेट होता है, यानी कि इससे मैसेंजर आरएनए बनते हैं और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती हैं वायरसेस की विद इन द बैक्टीरियल सेल, लेकिन ये बैक्टीरियल सेल को किल नहीं करता। अगर इसने इस बैक्टीरियल जीनोम ने एग्जिट करना हो होस्ट सेल से तो फिर ये अपना पाथ चेंज करता है, लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट करता है, और लाइटिक साइकिल में जब ये जाता है तो वो उसकी ब्रेक डाउन करके निकल जाता है और नई अपनी कॉपीज़ कर लेता। तो इसकी अभी मैं आपको पिक्चर से डिस्कस करता हूँ। ये हमने लाइटिक साइकिल पढ़ा था, ये लाइसोजेनिक साइकिल आ जाता है। अब लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा कि बैक्टीरिया होस्ट सेल्स के ऊपर अटैक करेगा, होस्ट सेल्स के ऊपर अटैक करने के बाद अपना जो डीएनए है वो एंटर करवाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल के अंदर जब एंटर होता है फेज का डीएनए, वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरियल डीएनए के साथ, तो ये कम्बिनेशन बन जाता है बैक्टीरियल डीएनए प्लस फेज डीएनए। तो ये फेज डीएनए एज अ प्रोफेज के तौर पे या इनएक्टिव फेज के तौर पे वर्क करता है, और जब ये सेल डिवाइड करते हैं तो उसका डिवाइड होता रहता है। और जब इसने सेपरेट होना होता है, जब इस प्रोफेज ने सेपरेट होना होता है तो ये क्या जब सेपरेट होना होता है तो सेपरेट होके ये लाइटिक साइकिल में सेपरेट होके ये किस में कन्वर्ट होता है, लाइटिक साइकिल में एंटर हो जाता है। और लाइटिक साइकिल में एंटर होने के बाद ये फेज के साथ वही कुछ करता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि डाइजेस्ट करेगा डीएनए को, और डीएनए को डाइजेस्ट करने के बाद वो अपनी कॉपीज़ बनाएगा, अपनी कॉपीज़ के बाद वो अपनी प्रोटीन्स को क्रिएट करेगा। प्रोटीन्स कंप्लीट होने के बाद जब वो असेंबल हो जाएगा, बैक्टीरियोफेजेस बन जाएंगे तो ब्रस्ट करके उसमें से निकल आएगा, और फिर ये फेज वायरस लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल के लिए दोबारा से तैयार होगा। अब ये लाइटिक साइकिल में भी जा सकता है और लाइसोजेनिक साइकिल में भी जा सकता है। तो लाइसोजेनिक साइकिल स्टेबल नहीं होता, ये किसी टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन अगर जब तक बैक्टीरियोफेज इनका जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम के साथ अटैच रहता है, सेल के लिए कोई डैमेजिंग इफेक्ट वो काज नहीं करता, सेल के लिए वो कोई डैमेजिंग इफेक्ट। लेकिन जैसे ही वो सेपरेट होगा तो वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन ऑफ द डीएनए करेगा। अगर वो सेपरेट हो जाता है तो डीएनए की ब्रेक डाउन कर देता है और ये लाइसोजेनिक साइकिल लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद आते हैं वायरस की दो टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी थी लास्टली। इसमें डीएनए और आरएनए वायरसेस हैं। डीएनए वायरसेस आर द वायरसेस दैट possesses DNA as their genetic material। तो इनके अंदर सिंपल जैसे उसके नाम से आपको अंडरस्टैंड होता है कि उसके अंदर DNA ही उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। आरएनए वायरसेस ऐसे होंगे जिनके अंदर DNA नहीं होता बल्कि आरएनए उनका एज अ जेनेटिक मटेरियल के तौर पे वर्क करता है, और उसकी कॉमन टाइप्स ये होंगी कि मोस्टली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस होते हैं, जबकि आरएनए वायरसेस में दो तरह के हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमन टाइप मोस्टली जो होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं वायरसेस के। जीनोम डीएनए के हमेशा लार्जर होती है, आरएनए स्मॉलर जीनोम कंटेन करता है, और रेप्लिकेशन का प्रोसेस डीएनए वायरसेस का होता है हमेशा इनसाइड द न्यूक्लियस।
ठीक है। अगर वो किसी बैक्टीरिया के अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म पर अटैक कर रहे हैं तो न्यूक्लियस के ऊपर वो अटैक करेंगे। अगर बैक्टीरिया पर अटैक कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली उसके डीएनए को अटैक करेंगे। वाइल जो आरएनए वायरस होते हैं इनका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म में होता है, ये न्यूक्लियस में नहीं एंटर होते। ये खुद को वहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, अपनी कॉपीज़ बनाते हैं या उससे अपने कम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाते हैं, जो भी करते हैं। म्यूटेशन रेट डीएनए में बहुत लो होता है, जबकि हायर होता है किसके अंदर, आरएनए वायरसेस के अंदर। एक्यूरेसी ऑफ रेप्लिकेशन स्लो होती है, लेकिन वो एक्यूरेट रेप्लिकेशन करते हैं। एक्यूरेट रेप्लिकेशन होगी इसमें, एक्यूरेटली अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। वाइल जो आरएनए वायरसेस इनमें भी स्लो होती है, लेकिन जो रेप्लिकेशन होती है उसमें एरर्स के चांसेस होते हैं रेप्लिकेशन के दरमियान, और एरर जो है वो नई स्ट्रेन्स क्रिएट करता है या कुछ उसमें नई चीज़ें लेके आता है। इंपॉर्टेंटली आरएनए वायरस कुछ एक ख़ास पर्पज़ की वजह से मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए इसका। आरएनए वायरस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आरएनए वायरसेस एंड नेगेटिव आरएनए वायरसेस। पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस एंड नेगेटिव स्ट्रैंड। पॉजिटिव स्ट्रैंड से मुराद ये होगी सिंगल स्ट्रैंड होगा, डायरेक्टली कोड कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है वायरल प्रोटीन्स। वाइल नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस होते हैं जो क्या करते हैं, अपने कम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बनाते हैं, और उस कम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड जो नया आरएनए स्ट्रैंड बनाते हैं वो प्रोटीन्स को इनकोड करता है। तो पॉजिटिव डायरेक्टली जो उसका आरएनए होता है वो अपनी प्रोटीन्स बना सकता है। नेगेटिव वाला जो होगा वो अपनी प्रोटीन्स नहीं बना सकता, बल्कि उसे अपना पहले कम्प्लीमेंट्री आरएनए यानी कि अपोजिट कॉपी ऑफ आरएनए बनानी पड़ेगी, जिससे वो अपनी प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा। इसमें सबसे कॉमन एक जो इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला है वो रेट्रोवायरसेस हैं। रेट्रोवायरसेस जो होते हैं इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम, वो अपना जीन जो आरएनए है उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। जो आरएनए है मस्ट मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए, पहले आरएनए को की दूसरी कम्प्लीमेंट्री कॉपी बना के उससे डीएनए क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है। सो वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये रेट्रोवायरसेस का एक है, और उसके बाद ये इनकॉर्पोरेट कर जाते हैं होस्ट की जीनोम के अंदर। और जो होस्ट होगा, जैसे आपने लाइटिक साइकिल या लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ा था, उसको फॉलो करते हैं। तो रेट्रोवायरसेस एंटर्स द होस्ट जीनोम एज अ वायरस का मतलब क्या है कि वो लाइसोजेनिक साइकिल में उसमें एंटर होंगे एंड दे कैन ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट विद द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर जैसे ह्यूमन के अंदर वो अटैक करके गया है, तो वो प्रोवायरस अपनी प्रोटीन्स बनवाएगा उस होस्ट सेल से ही, उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट करने के बाद उससे अपनी प्रोटीन्स क्रिएट करेगा। सम रेट्रोवायरस कंटेन ऑन्कोजीन्स। कई ऐसे वायरसेस, डेंजरस वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर ऑन्को जीन्स मौजूद होते हैं। ऑन्को जीन्स जो कैंसर काजिंग जीन्स होते हैं, वो ट्यूमर काज करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उन सेल्स की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में ये है कि मोस्टली जो प्लांट्स के ऊपर अटैक करने वाले वायरसेस हैं वो ऑलमोस्ट ऑल द वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव आरएनए जीनोम, उनकी जीनोम आरएनए होती है। और ह्यूमंस के अंदर कॉमनली जो डिजीज़ काज करने वाले आरएनए वायरसेस इंक्लूड हैं, जिनके अंदर आरएनए मौजूद होता है। उनसे जो डिजीज़ काज होती हैं वो डिजीज़ में से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंज़ा, सार्स, कोविड-19 जो आजकल का सबसे बड़ा इशू है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, वेस्ट नाइल फीवर जो था, इबोला वायरस की डिज़ीज़ जो है, रेबीज़, पोलियो एंड मीज़ल्स, ये सारी की सारी ह्यूमन डिजीज़ हैं जो आरएनए वायरसेस काज करते हैं, और ये काफ़ी डेंजरस डिजीज़ रही हैं। इन्फ्लुएंज़ा भी किसी टाइम पे बहुत बड़ा पेंडेमिक के तौर पे रहा है, अब तो कि वो कंट्रोल कंडीशन में है। सार्स का इशू आया था कोविड-19 से पहले, जो पेंडेमिक क्रिएट हुआ था चाइना में, वो सार्स का था। हेपेटाइटिस सी वगैरह ये कॉमन आप देखते हैं कि लोगों में ये डिजीज़ मौजूद हैं। इबोला वायरस का कुछ दिन पहले था, इशू चल रहा था अफ्रीका वाली साइड पे। रेबीज़ ये डॉग वगैरह के जो स्लाइवा में मौजूद होती है वायरसेस, डॉग की बाइट से होते हैं। पोलियो एक बहुत ही कह सकते हैं कंपेन जिसके ऊपर चलती रहती है, ऐसी डिजीज़ है जिसके पोलियो को एलिमिनेट करने की कोशिशें की जा रही हैं दुनिया से। उसके लिए बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स वगैरह दिए जाते हैं। मीज़ल्स की भी वैक्सीनेशन की जाती है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल हैं। पोलियो की वैक्सीन अवेलेबल हैं, रेबीज़ की हैं। तो ये अवेलेबल वैक्सीन के साथ बच्चों को अर्ली स्टेजेस पे ट्रीट किया जाता है।
लेकिन कोविड-19 सार्स वगैरह इनके भी वैक्सीन्स उस स्टेज पे नहीं पहुंची। सार्स की तो बन गई, कोविड-19 की नहीं है। ये आएगी तो ह्यूमन रेस के लिए कुछ आसानियाँ आएंगी और शायद ह्यूमन रेस इस डिज़ीज़ से बच सके। सो दैट्स ऑल। आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ये चैप्टर मैंने आज कंक्लूड कर दिया है। सो आई होप कि आपको काफ़ी सारी बातें जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश की है, समझ आ गई होंगी। तो क्वेश्चन आंसर के लिए आप ग्रुप में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।